नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी योगी पर अयोध्या के पुजारी के बड़े खुलासे की, उद्धव ठाकरे की बीजेपी से बढ़ती दूरियों की, जानेंगे मणिपुर में क्यों बीजेपी को दिखने लगी हार, यूपी चुनावों में किसके पाले में जाएंगे किसान, बात करेंगे पंजाब में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे की, मोदी के गढ़ में राजभर की सेंधमारी की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में गरीबों की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की लड़ाई यूपी में आई। बीआईपी ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार कर दिए घोषित। जेडीयू भी 26 सीटों पर उम्मीदवार कर चुकी है घोषित। पंजाब चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच घमासान तेज। आप के सीएम चेहरे के लिए जारी नंबर को लेकर सिद्धू ने उठाए सवाल, किया दावा एक दिन में बस 5000 कॉल आ सकते हैं, फिर 21 लाख कैसे आए। पंजाब के पूर्व सीएम के बयान ने सियासी गलियारों में मचाई हलचल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर किया बड़ा दावा। बोले, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए इमरान खान ने की थी सिफारिश, मैंने ये मैसेज सोनिया प्रियंका को भी भेजा था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में दर्ज हुई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1545 अंकों की गिरावट के साथ 57,491 अंकों पर और निफ्टी 468 अंकों की गिरावट के साथ 17,149 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची में सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही था। पहले चर्चा थी कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अंतिम समय में बीजेपी ने ये प्लान बदल दिया। इसके पीछे की वजह का खुलासा अयोध्या के मुख्य पुजारी ने किया है। तो आखिर क्यों अयोध्या की जगह गोरखपुर से लड़ेंगे योगी, देखिए रिपोर्ट। योगी अयोध्या से लड़ते तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता, वो चुनाव हार भी सकते थे। विरोध को भांपते हुए ही योगी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ये दावा अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी ने किया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है, ये अच्छा होगा कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें सलाह दी थी कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप गोरखपुर की किसी और सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि यहाँ उनका काफी विरोध हो रहा है। कई लोग नाराज हैं, खासतौर पर योगी सरकार में जिन लोगों की दुकानें और मकान सरकार की योजनाओं के तहत तोड़े गए हैं, वो योगी आदित्यनाथ का विरोध करने को तैयार थे। योगी यहाँ से लड़ते और शायद जीत भी जाते, लेकिन उनका विरोध बहुत होता, जिसका पूरे प्रदेश में अच्छा मैसेज नहीं जाता। अयोध्या के संतों की राय भी बटी हुई थी। कई संत योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे थे। आम लोगों और संतों के विरोध के चलते ही योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दरअसल योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के पीछे अयोध्या सीट पर सपा का मजबूत आधार भी माना जा रहा है। ऐसे में अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो सपा आसानी से उन्हें यहां घेर सकती थी। योगी चुनाव हार भी सकते थे। विपक्ष की मजबूत घेराबंदी और अयोध्या में अपना विरोध देखते हुए योगी ने अयोध्या सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। अयोध्या के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अयोध्या में ही वो सुरक्षित नहीं है, यानी भगवान राम पर भी बीजेपी को भरोसा नहीं है, तो बीजेपी के पुराने सहयोगियों को उस पर भरोसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना की, जिनका साथ 3 दशकों तक चला, लेकिन 2 साल पहले उनके रिश्तों में दूरियां आ गई और अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के साथ भविष्य में भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। 3 दशकों तक साथ रहने वाले बीजेपी और शिवसेना साल 2019 में अलग हो गए थे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यह अटकलें लगती रहीं कि ये दोनों दल फिर से साथ आ सकते हैं। वजह है दोनों पार्टियों की एक जैसी विचारधारा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन अटकलों को विराम दे दिया है। रविवार को बाला साहब ठाकरे की जयंती पर सीएम उद्धव ठाकरे के एक बयान ने बीजेपी और शिवसेना की दूरियों को और बढ़ा दिया है। उद्धव की माने तो शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए हैं। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने बीजेपी छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का प्रयोग सत्ता के लिए करती है। सीएम ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला है। शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सीएम के इस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या मामले के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी और अगर तब शिवसेना चुनाव लड़ती तो देश में शिवसेना का प्रधानमंत्री होता, लेकिन शिवसेना ने ये मौका बीजेपी के लिए छोड़ दिया था। आपको बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम बने।
इधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी इस सियासी झगड़े पर चुटकी ली है। अपने सियासी पार्टनर शिवसेना का साथ देते हुए नवाब मलिक ने कहा, ये सच है कि जिसने भी बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया। अपने धर्म पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म से नफरत करना कहीं से भी सही नहीं है। बीजेपी की दोस्ती बड़ी गलती है। शिवसेना को 3 दशक बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो मणिपुर में पार्टी के सीएम को चुनावों से पहले केंद्र के गलत फैसले का एहसास हो रहा है। मणिपुर की बीजेपी सरकार ने अब केंद्र के कानून पर ही सवाल उठा दिए हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। मणिपुर सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए सभी दल चुनावी मैदान में उतरकर सत्ता पाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये रण कठिन होता नजर आ रहा है, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, जिसका नुकसान पार्टी को चुनावों में हो सकता है, क्योंकि सिर्फ जनता ही नहीं, खुद राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी के फैसलों का विरोध कर रहे हैं और राज्य में एक बार फिर अफसपा कानून हटाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने कहा कि उनके राज्य के लोग और वो खुद भी चाहते हैं कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा दिया जाए। बता दें कि अफसपा हटाने की मांग को लेकर राज्य में कई आंदोलन हुए हैं। अफसपा हटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और पड़ोसी राज्य नागालैंड में सैन्य कर्मियों की गोलीबारी में 14 आम लोगों की जान जाने को लेकर एक बार फिर ये एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि आम लोगों की जान जाने से जनता में आक्रोश है। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री सहित राज्य की जनता इस कानून को हटाने की मांग कर रही है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर पूरे राज्य से अफसपा को हटा दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। 2017 चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, हालांकि सरकार बीजेपी की बन गई थी। दरअसल कांग्रेस के 28 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने गठबंधन के बलबूते सरकार बना ली थी। बीजेपी के महज 21 विधायक थे और उसने 2 स्थानीय दलों एनपीपी और एनपीएफ के सहयोग से 2017 में सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार अफसपा कानून के चलते राज्य में बीजेपी का विरोध तेज है, जिसके चलते बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर में अफसपा कानून बड़ा मुद्दा है। सभी राज्य चाहते हैं कि उनके राज्यों से अफसपा कानून को हटाया जाए और ये मुद्दा बीजेपी की मणिपुर विधानसभा चुनावों में मुश्किलें बढ़ा रहा है। मुश्किल में बीजेपी यूपी में भी दिखाई दे रही है। यहाँ किसानों का गुस्सा अभी भी सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन तमाम दूसरे मुद्दों पर वादा करने के बाद भी सरकार काम करती नहीं दिख रही है, जिसके बाद किसानों ने संकेत दिए हैं कि वो सरकार बदलने के लिए वोट कर सकते हैं। किसान संगठनों ने इस बार चुनावों में बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। किसान संगठन खुलकर तो किसी दल के समर्थन का ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि वो बीजेपी को हराने की तैयारी में है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में 13 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद भी अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमें किधर जाना है, तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग कच्ची रही। किसानों को आधे रेट में फसल बेचकर भी ये बताना पड़े कौन सी सरकार उनके हित में होगी। आधे रेट में फसल बेचकर जहां वोट देनी है वहां दे सकता है। वे सब होशियार हैं, अपना काम कर लेंगे, जनता इनको वोट नहीं देगी। साफ है किसान इस बार बीजेपी से हिसाब चुकाने को तैयार हैं। दूसरी ओर बीजेपी किसानों के मुद्दे पर कम, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ज्यादा बात कर रही है। टिकैत ने बीजेपी की कोशिशों पर तंज कसते हुए कहा, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना 2.5 महीने के प्रवास पर उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे और सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। इनके प्रवचन में जनता को नहीं आना है। इसके साथ ही टिकैत ने ये भी कहा कि वो किसी दल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए कि बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे। राकेश टिकैत ने नाम लिए बिना ही सब कुछ कह दिया। दूसरी ओर बीजेपी किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर पंजाब में देखा गया था। यहां बीजेपी पूरी दम से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज पार्टी ने पंजाब में अपने गठबंधन की घोषणा करते हुए सीटों के बंटवारे का भी ऐलान कर दिया। किस दल को मिली है कितनी सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। आगामी दिनों में पंजाब सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में इस समय कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने चुनाव से कुछ समय पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री को बदलकर बड़ा दांव भी चला था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर दलित समाज से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जिसके बाद पार्टी से नाराज कैप्टन ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया।
जिसके बाद से कयास हैं कि अमरिंदर की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। दरअसल अमरिंदर ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी से गठबंधन कर लिया था, लेकिन सीटों के बंटवारों पर सस्पेंस बरकरार था और आखिरकार आज बीजेपी ने सस्पेंस से पर्दा हटा दिया, जिसकी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस, अकाली दल संयुक्त के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और अब तीनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। हालांकि इस बंटवारे में कैप्टन को काफी कम सीटें दी गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के मुताबिक पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में 65 सीटों पर लड़ेगी। नड्डा ने कहा कि पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर और अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, बीते दिनों राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा की अगुवाई वाले शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने 12 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए फील्डिंग तो कर ली है, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सफलता मिलेगी, इसे लेकर बीजेपी को भी ज्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अभी तक पंजाब प्रचार के लिए नहीं गया है। सब कुछ कैप्टन के भरोसे छोड़ दिया है। बीजेपी का ध्यान यूपी पर है। पीएम मोदी चुनावों के ऐलान से पहले कई बार यूपी गए। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी लगातार गए। इसके बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि इस बार बीजेपी वाराणसी में मुश्किल में है और इस मुश्किल को बढ़ाने की तैयारी सपा गठबंधन ने कर ली है। तो क्या है सपा गठबंधन का प्लान जिससे परेशान है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में पहले चरण के मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनावों की तारीखों के नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। यूपी से एक बड़ी खबर ने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। सुभाषपा चीफ ओपी राजभर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। सुभाषपा प्रदेश प्रवक्ता के हवाले से ये खबर आई है कि ओपी राजभर का वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। शिवपुर विधानसभा से अनिल राजभर विधायक हैं। पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखने वाले ओपी राजभर इस वक्त अखिलेश यादव के साथ हैं। बीजेपी के उम्मीदवार अनिल राजभर हमेशा ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर शिवपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वाराणसी की शिवपुर हॉट सीट बन जाएगी। इस सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। अनिल और ओम प्रकाश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ तक दावा करते हैं कि 2017 में उनकी वजह से अनिल राजभर को राजभर समाज का वोट मिला और वो विधायक बने। आपको बता दें कि ओपी राजभर पहली बार 2017 में विधानसभा का चुनाव जीते और पहली बार में ही वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए थे। 2019 में उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और बीजेपी गठबंधन से अलग हो गए थे। अब 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और मोदी की गढ़ वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला वाकई काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी के उम्मीदवार अनिल राजभर के लिए अपनी सीट बचा पाना इस वक्त काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ओपी राजभर की माने तो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में ना के बराबर विकास कार्य हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात गरीबों के सामने आई मुश्किलों की। मोदी सरकार गरीबों के कल्याण का वादा करती है, कहती है कि देश गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहा है, लेकिन आंकड़े बयां करते हैं कि देश की स्थिति में सुधार होने की बजाय गरीब और गरीब होता जा रहा है। जी हां, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी संस्था की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सरकार के दावों की कलई खोल कर रख दी है और ये जाहिर कर दिया है कि सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कब खत्म होगा अमीरी गरीबी का फर्क? कब तक गरीब लोग होते रहेंगे और गरीब? आखिर कब भरेगी गरीबी और अमीरी की खाई? सदियां गुजर गईं इन सवालों के जवाब के इंतजार में, लेकिन किसी ने भी इस फर्क को कम नहीं किया। आज आलम यह है कि महामारी के दौर में गरीबों पर बिगड़ी अर्थव्यवस्था का बोझ इस कदर बढ़ा कि वो और दबता चला गया, जबकि अमीर की चमक बढ़ गई। भारत के इतिहास में पहली बार गरीब परिवारों की आय 50% से ज्यादा गिरी है। दरअसल एक सर्वेक्षण सामने आया है जिसके मुताबिक पहली बार भारत के सबसे गरीब परिवारों की आय 53% गिरी है। 2015 से 2021 तक की इसी अवधि में सबसे अमीर परिवारों की आय 39% बढ़ी है। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी संस्था के सर्वे के मुताबिक सबसे गरीब 20% परिवारों की आय 1990 के दशक में हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महामारी के पहले साल 2020-21 में इनकी आय पहली बार गिरी, बल्कि 2015-16 में इनकी जितनी आय थी उसके मुकाबले महामारी के दौरान आय में 53% से ज्यादा की गिरावट आई, यानी आय 5 साल में आधी हो गई।
सर्वे में सिर्फ गरीब परिवारों की आय घटना ही सामने नहीं आया, बल्कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई का और बढ़ना भी दिखाई दिया। इसके मुताबिक 5 साल में सबसे अमीर 20% परिवारों की आय 39% बढ़ गई। महामारी का सबसे बुरा असर शहरी गरीब परिवारों पर हुआ। 2015-16 में सबसे गरीब 20% परिवारों की औसत सालाना आय 1,37,000 रुपए थी, लेकिन 2020-21 में ये गिरकर 65,000 रुपए हो गई। इसके पहले 2005 से 2016 के बीच इन परिवारों की आय 183% बढ़ी थी, लेकिन अब मोदी राज में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अत्यंत गरीबी में जाने का अनुमान है। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि गरीब के कल्याण की जगह मोदी सरकार ने उनका बंटाधार किया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये हैं अच्छे दिन? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।